नमो नमः मित्रों, आप सब कैसे हैं। आशा है कि आप सब व्यस्त होंगे, मस्त होंगे और पढ़ते होंगे। आइए हम समास का एक खाका खींच दिए थे कि समास के कितने प्रकार हैं, ठीक है ना। और आज जो है अव्ययी भाव समास है। जैसा कि पहले नंबर पे हम लिखे थे अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, जो है द्वंद्व, कर्मधारय, द्विगु, ठीक है ना, बहुब्री। तो आइए आज हम पहले नंबर पे देखते हैं अव्ययी भाव समास। जैसे यहाँ लिखा है अव्ययी, तो इसका मतलब क्या हो गया, अव्यय, ठीक है ना। अव्यय को उपसर्ग भी कहते हैं, ठीक है ना। अव्ययी भाव समास यानी जिसमें पहला पद क्या हो, अव्यय या उपसर्ग हो, ठीक है। और दूसरा पद क्या हो, कोई संज्ञा हो। संज्ञा समझ रहे हो, अरे संज्ञा माने नाम, ठीक। जैसे आपका नाम हो गया या मेरा नाम हो गया या किसी और का, ठीक है ना। तो संज्ञा का मतलब नाम, पहले अव्यय हो और फिर बाद में क्या हो, संज्ञा हो या किसी का नाम हो। संज्ञा का मतलब ही नाम है, ठीक है ना। तो वह जो है क्या कहलाएगा, अव्ययी भाव समास। और जो है अव्यय, पूर्व पद इसमें अव्यय होता है, बाद में संज्ञा होता है, दोनों पद मिल करके यानी समस्त पद जो है नपुंसक लिंग में हो जाता है, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए एक शब्द है उपगंगम, उपगंगम, ठीक है ना। तो अब अगर हम इसको अलग करें तो क्या हो जाएगा, यहाँ उप जो है आपका उपसर्ग है और गंगम, ये गंगम ये एक नाम है ना, संज्ञा है। गंगा किसी औरत का नाम हो, किसी लड़की का नाम हो सकता है, या नदी का भी नाम हो सकता है। वैसे हमारे देश में जो है गंगा को तो नदी के ही नाम से जाना जाता है, ठीक है ना। तो जो है आप मान लीजिए, माना कि आपको कुछ नहीं आता, ठीक है ना, तो आप सिर्फ यही देखना कि कौनो ये शब्द उपसर्ग तो नहीं है, अव्यय तो नहीं है। हिंदी वाले अव्यय जानेंगे, ठीक है ना, और जो संस्कृत वाले हैं उपसर्ग, ठीक है ना। अव्यय को ही उपसर्ग कहा जाता है, ठीक है ना। चार अर्थों में होता है, क्रिया विशेषण होता है, समुच्चय बोधक होता है, ठीक है ना, अव्यय होता है और उपसर्ग होता है, ये चार उसमें होता है। और अव्यय का मतलब होता है कि जिसका रूप ना चले, जैसे सातों विभक्तियों में राम रामऊ रामा, ठीक है ना, रमा रमे रमा, या तो जो है 10 लकारों में पठत पढ़ता लपते लभेते, इस तरह का इसका कोई रूप संचालित नहीं होता, इसीलिए तो इसको अव्यय कहते हैं। जैसे आपने गणित की भाषा में पढ़ा है ना, आय व्यय ना, ज्यादा पैसा आ रहा है तो उसको कहेंगे आगमन, और जो खर्च हुआ तो व्यय, इसी में आ लगा दिए तो अव्यय माने कोनो खर्चा नहीं हो रहा है, ठीक है ना। खर्चा का मतलब इसका कोनो रूप नहीं चलता, ठीक है। ये जो अव्यय हो गया है ना, उपसर्ग लग गया, इसीलिए ये समस्त पद किस में हो गया है, नपुंसक लिंग में हो गया। बस यही ध्यान देना कि पहले उपसर्ग हो, बाद में कोई किसी का नाम हो, और जब समस्त पद मिलाएंगे तो नपुंसक लिंग में होगा। देखिए जैसे उपगंगम लिखा है, जैसे फलम हो गया, पुस्तकम हो गया, पत्रम हो गया, इसी तरह से गंगम में लिखा है तो ये नपुंसक लिंग में हो गया। और अव्ययी भाव समास जो है 16 अर्थों में होता है। तो पहले इसका पूरा एक सूत्र ही है कि अव्ययम विभक्ति समीप समृद्धि व्यवृद्धि अर्थाभावात्या संप्रति शब्द प्रादुर्भाव पश्चात यथा अनुपूर्व योगपद सादृश्य संपत्ति साकल्यांत वचनेषु। अगर मेरी वाणी बहुत जल्दी लगी हो तो आप लोग कृपया रिपीट करके फिर से सुन लेना और लिख लेना, ठीक है ना। तो जितना हम 16 अर्थ अभी बताए हैं, तो 16 अर्थों में क्या होता है, अव्ययी भाव समास होता है, ठीक है ना। जैसे उपगंगम हो गया, यथाशक्ति हो गया, उपकृष्णम हो गया, सरामम हो गया, ठीक है। बस यही ध्यान देना कि पहले कौन उपसर्ग लगा है कि नहीं लगा है, ठीक है ना। बस उपसर्ग बस ध्यान देना। जैसे यहाँ अव्यय लिखा है ना, अव्ययी भाव, तो अव्यय से ही समझ में आ रहा है कि मतलब पहले अव्यय हो, इसका पूर्व पद प्रधान होता है, ठीक है ना। और ये अव्ययी भाव समास कहलाता है। समस्त पद जो है नपुंसक लिंग में होता है और विशेषण के रूप में कार्य करता है। आइए इंपॉर्टेंट सूत्र और देख लेते हैं। दूसरे नंबर पे सूत्र का नाम है नदीभिश्च, ठीक है ना, नदीभिश्च। एक दिन हम ये बताए थे द्विगु समास में कि मान लीजिए किसी का पहले कोई संख्या हो और बाद में कोई नाम हो, ठीक है ना, तो जो है वो द्विगु समास में होता है। तो आप ध्यान रखना कि कौनो नदी का नाम ना आ जाए, ठीक है ना। जब नदी का नाम आ जाएगा तो ये अव्ययी भाव समास हो जाएगा, इसी नदीभिश्च सूत्र के द्वारा, ठीक है ना।
तो नदी भी च सूत्र ये कहता नदी भी च और नदीवाची शब्द है तो क्या हो जाए, अव्ययी भाव हो जाए। तो ध्यान रखना कि इसमें बहुत ज्यादा उदाहरण नहीं है, आपको पके पकाए 2 से 3 उदाहरण मिलेंगे। तो इसमें हो जाएगा, पहला तो मिलता है द्वियमुनम हो गया, पंचगंगम हो गया, ठीक है ना। प्रायः यही मिलता है कि द्वियमुनम, पंचगंगम या कभी कभी पंचनदम भी हो जाता है, ठीक है ना, पंचनदम। बस यही 3 ठो मिलेगा, इसके अलावा पूरे अष्टाध्याय में आपको कोई उदाहरण नहीं मिलेगा, ठीक है ना। तो मुख्य रूप से यही तीन या 2, ज्यादा तो 2 ही आते हैं। कभी कभार ये भी पूछ लिया जाता है द्वियमुनम पंचगंगम भी पका पका है, यही बार बार पूछा जाता है, ठीक है ना। तो बस आप इतना ही जानते रहिए। और जो है आपके पाठ्यक्रम में केवल अव्ययी भाव समास में प्राय 2 ही सूत्र दिए गए हैं, और आपका जो पाठ्यक्रम है, ठीक है ना, हाई स्कूल इंटर का जो लेवल है उतना ही हम बता रहे हैं। और आगे आइए हम आपको बताते हैं, एक और बता देते हैं, तत्पुरुष समास, ठीक है ना। अव्ययी भाव के बाद जो है तत्पुरुष, ये दूसरे नंबर पे आता है, ठीक है ना। तत्पुरुष समास, ठीक है ना। तो तत्पुरुष समास के जो है 2 भेद होते हैं। पहला है समानाधिकरण और दूसरा है व्यधिकरण, ठीक है ना। तो समानाधिकरण में आपका आता है कर्मधारय, एक तो ये कर्मधारय हो गया और दूसरा क्या हो गया, द्विगु हो गया। और व्यधिकरण में ना द्वितीय तत्पुरुष से लेकर के, ठीक है ना, द्वितीय तत्पुरुष से सप्तमी तत्पुरुष तक, पुरुष तक, ये आपका व्यधिकरण में आता है। तो जो है आपके पाठ्यक्रम में ये जो समानाधिकरण है ना, इसको अलग कर दिया गया। वैसे तो समास के 4 ही भेद थे, और एक आ जाता है आपका सुपसुपा समास, जिसको केवल समास कहते हैं। तो आपके पाठ्यक्रम में नहीं है, आपको भी लगेगा ये हुआ है क्या, ये कौन सा समास आ गया, हम लोगों तो कभी सुना ही नहीं था, ठीक है। तो यहाँ आप जो आपके पाठ्यक्रम में आप उतना ही जाने, 6 समास जो है। तो जो इस कर्मधारय था ना, द्विगु था, इसको तीसरे नंबर पे मान लिया गया है, द्विगु को चौथे पे मान लिया गया है, द्वंद्व को 5वें में माना है, बहुव्रीहि को जो है 6वें में माना है, ठीक है ना। अगर आप हायर में जाएंगे तो फिर ये आप दोनों तत्पुरुष में ही पढ़ेंगे। फिलहाल जो आपके पाठ्यक्रम में है उसी के आधार पे हमें और आपको चलना है, और वही जानना भी है। और ये है कि कभी अगर कोई परीक्षा का प्रश्न हो तो आप ये जानते रहें कि समानाधिकरण व्यधिकरण ये 2 होते हैं, इन्हीं के आधार पे जो है इनको अलग किया गया है। आइए देखते हैं, इसमें जो है व्यधिकरण में आपका द्वितीय तत्पुरुष समास, द्वितीय तत्पुरुष समास, तृतीय, अब हम लिख नहीं रहे, बस इतना ही कर रहे हैं, द्वितीय तृतीय, चतुर्थी, पंचमी तत्पुरुष समास, षष्ठी तत्पुरुष समास, और ये हो गया सप्तमी तत्पुरुष समास, ठीक है ना। अब आइए जान लेते हैं इसका प्रयोग कैसे होता है। जो द्वितीय तत्पुरुष समास है, एक सूत्र आपको हम बता रहे हैं, द्वितीय श्रित अतीत पतित गता अत्यस्त प्राप्तापन्नई, ठीक है ना। तो आपको बता दें कि कितने ये आएंगे, श्रित अतीत पतित गता अत्यस्त प्राप्त आपन्नई, कितने हो रहे हैं ये, 7,
ठीक है ना। ये वाक्य आएंगे तो वहां द्वितीय होगा। ठीक है ना। जैसे आप में खूब पूछा जाता है, कृष्ण श्रित, ठीक है ना। हमने कहा ना श्रित अतीत, तो ये खूब पूछा जाता है। और अतीत में हो गया जैसे दुखातीत, या तो ऐसे भी होता है, और आपकी किताब में तो यही वाला लिखा है, लेकिन मुझे तो ज़्यादा सही जो है ये वाला लग रहा है। ठीक है ना। पर आपकी किताब में ये दे दिया है। इसी तरह से आप श्रित अतीत, पतित, ठीक है ना, प्राप्त, आपन्न, अत्यस्त, ठीक है ना, इस तरह से शब्द आप लगा सकते हैं। 5 जो हम अर्थ बताए, आप कॉपी पर लेके बैठे, जो हम बोले लिखते चले। बोर्ड हमारा छोटा है तो बार बार हमें मिटना पड़ता है, फिर लिखना पड़ता है, तो कंफ्यूजन हो जाता है कि कौन सा हमने मिटाया है, कौन सा लिखा है। ठीक है ना। अब तृतीया में देखिए, तृतीया में होता है, इसका सूत्र है कि कर्ति करणे कृता बहुलम। ठीक है ना। तो इसमें आपका क्या आएगा, संकुलया खंड, यानी सरौते के द्वारा काटा गया, सुपारी आदि। ठीक है ना। और एक है कि तत्कृतार्थेन गुण वचने, 2 सूत्र इसके अंतर्गत आते हैं। चतुर्थी में आपका आता है कि तद अर्थ बल हित सुख रक्षित ही। ठीक है ना। तो अर्थ, बल, हित, सुख और रक्षित, ये 5 शब्द आएंगे, तो वहां जो है आपकी चतुर्थी हो जाएगी। ठीक है ना। तो जैसे हो गया कि जैसे द्विजाय यम, ठीक है ना, अर्थात किसके लिए है, ब्राह्मण के लिए है, तो मतलब दाल और कोई कुछ सूप। ठीक। और बल में हो गया जैसे भूतेभ्यो बलि, ठीक है ना। तो रक्षित में हो गया, ठीक है ना। तो बलि, हित, सुख और रक्षित, या तो हो गया ये युपाय, दारू, ठीक है ना। युपाय माने जानते हो क्या होता है, खंभा, खंभे के लिए लकड़ी, ठीक है ना। दारू वो बोतल वाला ना समझ गए ना, ये बोतल नहीं है, ये दारू माने लकड़ी होता है। ठीक है ना। उपाय माने थे खंभा, माने खंभे के लिए लकड़ी। पंचमी में हो गया कि भय भीति भीत, सूत्र है पंचमी भयन। जब भय का अर्थ द्योतित हो, भय शब्द लिखा हुआ दिखे, तो आप तुरंत जो है क्या मानेंगे, पंचमी लिखेंगे, और हो जाएगा वृक भीत, ठीक है ना, भेड़िए से डरा हुआ। षष्ठी में आ जाएगा, संबंध में हो जाएगा, ठीक है ना। तो षष्ठी का एक पका पका उदाहरण है, राज्य पुरुष, ठीक, राजपुरुष हो गया। सप्तमी में आ गया आपका, इसको अलुक तत्पुरुष के नाम से भी जाना जाता है, तो इसमें हो जाएगा अक्षेषु निपुण या कुशल, ठीक है, यानी 5 में निपुण, ठीक है ना। ऐसे में एक और आ जाता है जो है आपका युधिष्ठिर। तो युधिष्ठिर आपका जो है सप्तमी तत्पुरुष में भी आता है और आलुक में भी आता है। जैसे युद्धे स्थिर, युद्ध में स्थिर, ठीक है ना। ये आपके हो गए। और आइए 1-2 उदाहरण और जान लेते हैं। हम मिट दे,
आगे देख लेते हैं तत्पुरुष समास के अन्य भेद। ठीक है ना, के अन्य भेद। ठीक, अन्य भेद में क्या आ जाएगा, नहीं आलू को नहीं आ रहा, पहले नए तत्पुरुष हो गया। ठीक, प्रादि तत्पुरुष हो गया, प्रादि, गति, उपपद, अलुक। नई, प्रादि, गति, उपपद, अलुक, व्यंजकादि। ठीक है ना। अब देख लेते हैं नई तत्पुरुष समास किसे कहते हैं। तो नई का मतलब होता है, नई में जो है ये यहाँ हलंत है। ठीक, तो जैसे हो गया कि ना ब्राह्मण, एक शब्द हो गया अब्राह्मण। ठीक है ना, अब्राह्मणा हो गया। तो अब ये क्या हो गया, तो इसको क्या लगाएंगे, ना ब्राह्मणः, ना ब्राह्मणः इति अब्राह्मण। देखो जब यहाँ ना ब्राह्मण हो जाएगा। ठीक है ना, जब स्वर पहले हो गए, जैसे अब्राह्मण हो गया तो यहाँ क्या लगा देंगे, ना ब्राह्मण इति अब्राह्मण, जो ब्राह्मण ना हो। ठीक है ना, जैसे हो गया अश्वः, तो अश्वः, तो ना अश्वः, अर्थात जो घोड़ा ना हो। ठीक है ना, ना अश्वाति अश्व, जो घोड़ा ना हो, ये इसका ये विग्रह है ये। ठीक है ना, ये समस्त पद है, इसका समस्त पद है, ये विग्रह है। ना ब्राह्मण इति अब्राह्मण, अर्थात जो ब्राह्मण ना हो, जो घोड़ा ना हो। ठीक है ना। अब आइए देखते हैं प्रादि तत्पुरुष समास किसे कहते हैं। प्रादि में प्रा लिखा है ना, तो प्रा आप किससे समझेंगे, उपसर्ग से। ठीक है ना, तो प्रा आदि उपसर्ग जब हो तो जो है ये क्या कहलाता है, प्रादि तत्पुरुष समास। ठीक है ना, इसका सूत्र है कुगति प्रादय। ठीक है ना, जैसे प्रगतः आचार्य, प्राचार्य। ठीक है ना, दूर गया हुआ आचार्य, प्राचार्य। ठीक है, या तो जैसे कुपुत्र हो गया, खराब पुत्र हो गया, कुत्सित पुत्र। ठीक है ना। अब गति का देखें, जैसे पट पटाकृत्य। ठीक, ये गति में हो गया। उपपद, ठीक है ना, तो उपपद में क्या हो जाएगा, जैसे कुंभम करोति इति कुंभकार है। ठीक है ना, उपपद का मतलब होता है, जैसे कुंभ माने होता है घड़ा, घड़ा एक ये पद है ना, और जो घड़ा बनाने का काम करे वो क्या है, कुंभकार हो गया। इसी तरह से चर्मम करोति थी चर्मकार है। ठीक है ना, और स्वर्णम करोति स्वर्णकार है। अब आलुक, आलुक का मतलब होता है कि ना लुक इति आलुक, जब बीच की विभक्ति का लोप ना हो तो उसको क्या कहते हैं, आलुक कहते हैं। जैसे परस्मय पदम, ठीक, आत्मने, आत्मने पदम। ठीक, अब देखिए मयूर व्यंजकारी देख लेते हैं कि ये किसको कहते हैं। तो
मयूर तो आप जानते हो मोर को कहते हैं। अब व्यंजक माने होता है चालाक, ठीक है ना। तो मयूर व्यंजकादि का उदाहरण ही यही हुआ कि व्यंजक मयूर है, ठीक है ना। चालाक मुंह, एक तरह से ये मयूर व्यंजकादि समास ना आपका कर्मधारय भी हो जाता है, ठीक है ना। विशेषण और विशेष जो है, जैसे यहाँ जो है विशेष आपका पहले है, विशेष माने संज्ञा, ठीक है ना। नाम, मयूर एक जाति है जो सर्प आदि को खाता है और बढ़िया नाचता है। अब व्यंजक माने चालाक, ठीक है ना। तो पहले विशेष हो, बाद में विशेषण हो, तो मयूर व्यंजक आदि हो जाता है, ठीक है ना। तो आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा तो आप इसे अपने मित्रों में भी शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। कई लोगों ने कमेंट किया कि आप सब्सक्राइब के लिए नहीं कहती हो, तो एक ही बात मुझे बार बार बोलने के लिए भद्दा लगता है। आपकी जैसी इच्छा, पर आप पढ़िए, लाइक सब्सक्राइब करें या ना करें, ठीक है ना। पैसा कमाना मेरा उद्देश्य नहीं है, उद्देश्य मेरा ये है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ें, आपका लाभ हो। तो ठीक है मित्रों, नमो नमः। आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही।